अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सेपियन बिलीवर चैनल। ये वीडियो मैं उर्दू में बना रहा हूँ बिकॉज most of my followers, all of you are, either from India, Pakistan, or Bangladesh. So I made this reel on Instagram, 6 celestial bodies in the Quran, and I thought of, because ये concept बहुत बड़ा है, advanced है, इस पे एक अलग से वीडियो बनाना चाहिए। Obviously सिर्फ 6 celestial bodies नहीं है कुरान में mentioned, there is immense knowledge जो लोग पढ़ जाते हैं, ट्रांसलेशन भी पढ़ लेते हैं, तफसीर पढ़ लेते हैं, बट आंखों से छूट जाती है बिकॉज यूजुअली मोस्ट पीपल डू नॉट हैव द कैपेसिटी, क्योंकि उसके लिए एक बैकग्राउंड चाहिए रहता है, बहुत बेसिक सा बैकग्राउंड एस्ट्रोनॉमी में। नॉट एवरी वन इज एबल टू अफोर्ड गिविंग टाइम टू दैट बिकॉज सब अपने काम वाम में लगे। सो होपफुली इंशाल्लाह आई कैन मेक दिस पॉसिबल, एंड सो दिस वीडियो विल कवर ऑल ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज। मोस्ट हो सकता है मैं कुछ छोड़ दूँ। If I do leave, मुझे comments में बताइएगा. I'll try to cover them inshallah in a future video. Why am I making this video? Obviously, you may not know me, but I call myself as the sapient believer. Sapience is very important in understanding Islam, because without rationality, Islam को समझना बहुत मुश्किल है. सिर्फ emotions और spirituality नहीं involved here. Rationality is a major factor, and I am a prominent believer in reclaiming and basically Islamic golden age को वापस लाना, reviving it, resurrecting it. That is one of our responsibilities, and hopefully I can मैं अपने पर्पस को उस तरीके से पहुंच पाऊंगा इस वीडियो के थ्रू। ऑलराइट, so without any delay, let's begin. Bismillahirrahmanirrahim. So the first celestial body that comes to mind is obviously हम जिस planet पर रह रहे हैं, अर्थ, जिसको अरबी में अल अर्द कहा जाता है, जिसका सेम ही एटिमोलॉजी है, सेम वोकैबुलरी रूट है। सो अर्थ जो है, अल अर्द जो है, इसको प्लानट फॉर ह्यूमन सबसे पहले तो बोला गया, क्योंकि हम सबको पता है कि हमारे पहले यहाँ पे कई स्पीशीज़ थे, कई इंटेलिजेंट स्पीशीज़ थे, आज भी हैं जिन, एंड कुछ हदीसों में, कुछ लिटरेचर में बिन जिन ऐसा इसका भी जिक्र है। एनीवेज, तो सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला क्लियरली कहते हैं कि एंजल्स को बताते हैं कि आई एम मेकिंग अ विसिजेरेंट ऑन अर्थ, एक वाइस रॉय तो नहीं, एक सक्सेसर बना, राइट, खलीफा इज़ द वर्ड दैट्स यूज्ड। तो हम ह्यूमंस के लिए अर्थ इज़ नॉट ओनली हैबिटेबल जोन जहाँ पे हम रह पा रहे हैं, जहाँ पे हमारा पर्पस पूरा और अल्लाह ताला का पर्पस पूरा हो रहा है, जो भी उन्होंने डिसाइड किया है ह्यूमैनिटी और पूरी यूनिवर्स के लिए। साथ ही साथ ये हमारे लिए हमारे लिए एक प्लानट है, और इस प्लानट से अल्लाह ताला हमेशा अस्समावाति वल अर्द, द हेवंस एंड द अर्थ मेंशन करते हैं। इतना प्रोमिनेंस इस लोकेशन का पूरे यूनिवर्स में है। ऑल्दो एक एग्जिस्टेंशियल व्यू से हमारा प्लानट बहुत ही टाइनी स्पेक है, जिसका कोई रेलेवेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ड्रेक्स इक्वेशन देख लें, फर्मी पैराडॉक्स पे नज़र अगर डालें, इतने सारे स्टार्स हैं, इतने सारे गैलेक्सीज, इतने सारे क्लस्टर्स हैं, जिसमें कई एक्सो प्लैनेट्स हो सकते हैं जो सस्टेनेबल लाइफ हार्बर कर पा रहे हो। येट अल्लाह ताला कुरान में, जो कि रहमत, जो कि पूरी इंसानियत के लिए आया, इट्स अ मैसेज फॉर ऑल मैनकाइंड एंड फॉर ऑल एनी लिविंग बीइंग आउट देयर। अब वो ऑब्वियसली उन पर नाजिल हो सकता है, नहीं वो ह्यूमंस के लिए है एंड जिन के लिए है। सो इन दैट वे इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर अस, राइट। अब आते हैं वन मोर थिंग, दैट अल्लाह ताला हैज़ क्रिएटेड अर्थ ऑल्सो एज अ सस्टेनेंस फॉर ह्यूमंस। तो जितने भी रिस्क आ रहा है हम पे, बरकत जितनी भी आ रही है, वो अर्थ के थ्रू अल्लाह ताला पहुँचा रहे हैं हमको। बारिश आ गई, या लेट्स टॉक अबाउट सिविलाइजेशन, तो प्लांटेशन हो गया, राइट, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए जो हम खा पा रहे हैं, जिनकी वजह से हमें सर्टेन प्रोटीन और अमीनो एसिड्स मिल पा रहे हैं। और साथ ही साथ कुरान में अर्थ को कई वेज में भी मेंशन किया गया है, जैसे कि एक हैबिटेबल जोन, जैसे मैंने बोला, जहाँ हम रह पा रहे हैं। फिर अर्थ को एज अ प्लैनेट में भी नहीं, बट साथ ही साथ एज अ नेचर, एज अ कंपोनेंट ऑफ नेचर भी बोला गया, एज इन सॉइल, कि जिस अर्थ में, जो अर्थ सूख के वापस लाइवली हो जाती है, सूरतुल बकरा, दैट्स द सॉइल वी आर टॉकिंग अबाउट। उस मेंशन में भी अर्थ को बोला गया है, वहाँ पे मीनिंग बदल जाता है हल्का सा। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग अर्थ का है, जो एक प्लानिटरी, एक सेलेस्टियल वे में है, तभी मैंने इसको सेलेस्टियल बॉडी में मेंशन किया, कि ये अर्थ अल्लाह ताला ने 4 यौम में बनाई, 4 एपॉक्स। उसको डेज ट्रांसलेट किया जाता है, जो मेरे हिसाब से बहुत रॉन्ग है। और हम ऑब्वियसली 24 आवर डेज की बात नहीं करें, क्योंकि जो वर्ड यौम यूज़ किया गया है, यौम in Arabic, it means period of time. It does not mean day, because ayyam, the word ayyam, which is plural of yom, is also covered in another thing, in another context, जिसमें days की बात हो ही नहीं रही है। So yom in this case is the 4 epochs of period जिसमें अर्थ का क्रिएशन हुआ है, जो कि हम जानते हैं
4 बिलियन ईयर्स के अराउंड है। एंड अर्थ का एक और इंटरप्रिटेशन है जो मैं लास्ट में एक सेलेस्टियल बॉडी है वहाँ कवर करूँगा, सो वेट फॉर इट। ऑलराइट, अब आ जाते हैं मून पे। तो अल कमर इज द वर्ड फॉर मून। मून इज द सैटेलाइट ऑफ अर्थ एंड इट्स रिवॉल्विंग अराउंड अस ऑल द टाइम। अब ये हम मुस्लिम्स के लिए एंड ह्यूमैनिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मून। मून की वजह से सबसे पहली चीज़ तो एक टाइम मेट्रिक है बहुत बड़ा। क्लॉक्स अभी तो लेट्स से वी हैव क्लॉक्स, वी हैव एटॉमिक क्लॉक्स, ऑल ऑफ दैट, बट जब ये सब नहीं हुआ करता था, व्हेन हाउ डिड पीपल टेक ट्रैक ऑफ टाइम, तो वहाँ मून का कॉन्सेप्ट आता है। सन की भी मैं बात करने वाला हूँ। मून के बेसिस पे ल्यूनर कैलेंडर फॉर्मुलेट हुआ जो कि ना सिर्फ मुस्लिम्स यूज़ करते हैं, इट्स नॉट ओनली एन इस्लामिक कैलेंडर, बट साथ ही साथ मून का रेलेवेंस इजिप्शियन, बैबिलोनियन और साथ ही साथ इंडियन जिसको कहते हैं इंडियन कैलेंडर में भी, हिंदू कैलेंडर में भी काफ़ी रेलेवेंस है, क्योंकि चांद के हिसाब से मून के फेजेस के हिसाब से ही सब डिसाइड होता है कि कब मंथ शुरू हो रहा है, कब मंथ एंड हो रहा है। लूनर कैलेंडर की एक और बात अच्छी, मून की इस केस में बात अच्छी है, ऑल्दो इतना एक्यूरेट नहीं होता एज कम्पेयर टू द सन, बट ये काफ़ी ट्रैक करने के लिए ईजी होता है, क्योंकि 365 दिन ट्रैक करना वो भी सन के पोजीशन से थोड़ा मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स है, और लोग कुछ कल्चर्स अचीव कर पाए थे वो कॉम्प्लेक्सिटी और उसको समझने के लिए। लूनर कैलेंडर इज मोर ट्रैकेबल एंड साथ ही साथ लूनर कैलेंडर रिदमिक है, मतलब वो हर 28-30 दिन वो थोड़ा पीछे भी चलता है आगे चलता है सोलर कैलेंडर से, बट ये ज़्यादा आसान है। नाउ द मून, इट इज़ ऑल्सो मून के साथ सन और मून का हमेशा एक कॉन्ट्रास्ट रखा गया, कॉन्ट्रास्ट भी नहीं, साथ में रखा गया है। तो सूरह यासीन विच इज़ द वर्स नंबर 40, सूरह नंबर 36 वर्स नंबर 40, इसमें अल्लाह ताला कहते हैं, आई रीड दैट इन इंग्लिश, इट इज़ नॉट परमिटेड टू द सन टू कैच अप टू द मून नॉर कैन द नाइट आउटस्ट्रिप द डे। जो निज़ाम अल्लाह ताला ने फिजिकल लॉस के थ्रू बताया गया है, सन कभी भी मून से कैचअप एज इन व्हाट कैचअप मीन्स इज कि सेम टाइम पे सन और मून एक टाइम पे डे लाइक स्काई में नहीं दिख सकते हैं, और उसका रीज़न वही है, ऑर्बिट्स प्रिसाइसली फिक्स्ड ऑर्बिट्स हैं जो अल्लाह ताला ने अपने निज़ाम में रखी हुई हैं, एंड दोनों को इजाज़त नहीं दी है कि वो एक दूसरे को टेक ओवर कर पाए, यानी कि रात और दिन साथ में नहीं हो सकता। अब ऑब्वियसली एक्लिप्सिस के केस में अलग चीज़ होती है वहाँ पे, क्योंकि कुछ टाइम के लिए मून सन एंड अर्थ के बीच में आ जाता है, वहाँ एक पार्शल नाइट लाइक क्रिएट होता है, बट नाइट नहीं होता एग्जैक्टली। नाइट एज इन जब सन एक्चुअली सेट हो चुका है, जो डेफिनेशन की बात करें। सो जितने डिट्रैक्टर्स ऑफ इस्लाम है वो पूरी कोशिश करते हैं इस वर्ड्स को चेरी पिक करके गलत बताने का। फिर मून का एक और इम्पोर्टेंस है कि सबसे बड़ा जो मौजज़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट मिरेकल्स ऑफ द टाइम ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, सबसे बड़ा था कि उन्होंने मून, अल्लाह की इजाज़त से मून को स्प्लिट किया था। स्प्लिटिंग ऑफ द मून, अगर आज भी नासा का भी इस पर एक वीडियो आ चुका है कि मून के थ्रू एक ऐसी एक फॉल्ट लाइन आती है बेसिकली, जो ये कहती है कि मून कहीं ना कहीं ऐसा डायरेक्टली तो नहीं कहती कि स्प्लिट हुआ था जैसे हम लोग बिलीव करते हैं, बट फॉल्ट लाइन्स ये कहते हैं कि अननेचुरल था, ये बहुत, ये नेचुरली नहीं हो सकता था, किसी मीटियोर स्ट्राइक से नहीं हो सकता था, ना कोई कॉम्बैट क्रैश से, बट ये ऐसा इतना यूनिक फॉल्ट लाइन है। तो ये मून की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सूरह यूनुस में वर्स नंबर 5 में अल्लाह ताला ये भी कहते हैं कि मून इज़ अ रिफ्लेक्टिंग लाइट, यानी कि उसकी खुद की लाइट नहीं है, वो सन की लाइट रिफ्लेक्ट करके हम तक पहुंचती है, एंड दैट्स द रीज़न कि वो ठंडा भी रहता है, लो रेडिएशन रहता है, बिकॉज इतनी दूर से सन के फोटॉन्स आके मून की सरफेस पर टकराते हैं, वहाँ पे उनकी एनर्जी लॉस होता है, बिकॉज वो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं मून को इम्पैक्ट पे, एंड वो फिर बाउंस ऑफ होकर हमारे पास आता है, वो ठंड होती है। सूरह नू में वर्स नंबर 13 में भी अल्लाह ताला ने मून की कोल्डनेस की बात की, एक्सेसिव कोल्डनेस ऑफ द मून, ठंडक की बात की। कमिंग टू द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेस्टियल बॉडीज जो हम रोज देखते हैं, सन को अल अशम्स कहा गया है अरबी में, एंड ये भी टाइम मेट्रिक है मून की तरह, जो कि ज़्यादा एक्यूरेट होता है सोलर कैलेंडर। सन को, सूरज को अल्लाह ताला ने सूरह यूनुस में वर्स नंबर 5 में एक ग्लोरियस रेडियंस की तरह कहा है। वर्ड रेडियंस पे बहुत ध्यान रखना है, मतलब अरबी में दूसरा वर्ड है, बट जो इसका लिटरल ट्रांसलेशन है, जो सबसे लिसान अल अरब, ये जो सबसे बड़े प्रोमिनेंट अरब स्कॉलर्स हुए हैं, मैं इस्लामिक स्कॉलर्स नहीं कह रहा, अरब स्कॉलर्स हुए हैं जिनको लैंग्वेज की पकड़ है, उन लोगों ने इसको ट्रांसलेट रेडिएंट किया है, जो रेडिएट कर रहा हो। और हमें पता है कि सन हमेशा रेडिएट कर रहा है, क्या कर रहा है, सन अपनी लाइट रेडिएट कर रहा है। रेडिएशन इट्स बेसिकली दिस एनर्जी कन्वर्जन, कि आप फोटॉन्स के थ्रू एनर्जी भेज रहे हो, सन हमेशा वो कर रहा है, साथ ही साथ वो हर सेकेंड कुछ ना कुछ न्यूट्रिनोज रिलीज कर रहा है, बहुत सारे जो अर्थ के टुवर्ड्स आ रहे हैं। सूरह नूह में चैप्टर 71 वर्स 16 में अल्लाह ताला ने सन को एज अ ग्लोरियस लैम्प भी बताया, लैम्प एज इन जिसकी खुद की लाइट होती है। सन का अगर हम न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस देखें जो उसके कोर में होता है, जहाँ पे हाइड्रोजन के एटम्स
हमेशा फ्यूज हो रहते हैं, हीलियम क्रिएट होता है और वो बाहर की तरफ एक्सपैंड होता है। सन इसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। सूरह अल-फुस्सिलत में इन चैप्टर 41 वर्स 37 अल्लाह ताला एक और चीज़ कहते हैं कि डू नॉट अडोर अल्लाह नॉट द सन एंड द मून। यहाँ पे एक और चीज़ आ रही है हिस्टोरिकली अगर देखा जाए कि पुराने ज़माने के सिविलाइजेशंस सन और मून को वर्शिप करा करते थे, एज डेटीज़ माना जाते थे। मॉडर्न रिलीजन में अगर देखा जाए तो हिंदुइज्म में, बट अगर कोर फंडामेंटल्स में देखा जाए तो सूर्य देवता एंड चंद्र देवता ऐसा कहा जाता है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि सूरह फुस्सिलत में डू नॉट वर्शिप द ऑब्जेक्ट्स themselves but the creator of the objects। साथ ही साथ सूरह क़यामा में which is chapter 75 verse 9 अल्लाह ताला ये भी कहते हैं कि द मून एंड द सन शैल बी जॉइंड टुगेदर। एक दिन ऐसा आएगा जब दोनों को जोड़ दिया जाएगा। तो ये मैं डिस्कस करूँगा एक और सेलेस्टियल बॉडी के टाइम जो बाद में आने वाली। लेट्स कंटिन्यू। साथ ही साथ सूरह तकवीर में इट इज़ ऑल्सो सेड इन द वेरी फर्स्ट वर्स दैट द सन विल बी फोल्डेड अप। अब इसका क्या मीनिंग है मैं होपफुली बता पाऊंगा। फोर्थ सेलेस्टियल बॉडी जो मेंशन डायरेक्टली तो नहीं है but as a planet mentioned as a kaukab in Arabic, and that is the planet Venus। in the verses 74 to 79 उसको as a kaukab बोला गया, as a planet। and इस दौरान this is the event of where Hazrat Ibrahim peace be upon him he is contemplating, वो सोच रहे हैं। पहले उनको लगा कि सन उनका खुदा है, बट फिर वो डूब गया। फिर एक प्लैनेट आया, वो प्लैनेट वीनस की बात हो रही है। ये चीज़ का प्रूफ हमको मेसोपोटामियन कल्चर में भी मिलता है। हमें बहुत साफ प्रूवन है स्टोन टैबलेट्स है, उनके बैबिलोनियन स्टोन टैबलेट्स है कि वीनस वाज एक्चुअली वर्शिप्ड एज अ गॉडेस। इश्तार जो अरबिक में इश्तार गॉडेस ये लोग कुरैश लोग वर्शिप करा करते थे। साथ ही साथ मेसोपोटामियन कल्चर में इनाना नाम था इश्तार का ही। और हमको ग्रीक और रोमन पता ही है, ग्रीक में एफ्रोडाइटी, रोमन में वीनस। साथ ही साथ स्टोन टैबलेट्स में एक सिंबल भी आया बार बार जिसको स्टार ऑफ इश्तार या स्टार ऑफ इनाना कहते हैं, जो कि एक्चुअली वीनस था, मॉर्निंग स्टार, जो हमको शाम में भी इवनिंग स्टार भी कहते हैं उसको, क्योंकि हमें ये मॉर्निंग अर्ली डॉन में भी दिखता है। इतना इसकी तेज़ ब्राइटनेस है क्योंकि अर्थ के जस्ट लगा हुआ प्लैनेट है। एंड साथ ही साथ इवनिंग स्टार भी क्योंकि ये शाम में भी दिखता है। मूविंग ऑन टू अ वेरी फैसिनेटिंग सेलेस्टियल बॉडी विच आर मीटियोराइट्स, जिनको हम शूटिंग स्टार्स बोलते हैं, टूटते हुए तारे। सूरज मुल्क में वर्स नंबर 5 में अल्लाह ताला कहते हैं कि उन्होंने सबसे छोटा जो आसमान एज इन कंसिडर इट एज अ डायमेंशनल यूनिवर्स, ठीक है, जो जिसमें हम हैं अभी, विच इज़ द फर्स्ट हेवन। इसमें अल्लाह ताला ने लैम्प्स लगाए हैं। द वर्ड यूजेस मसाबिह, लैम्प्स लगाए हुए हैं। ये लैम्प्स क्या है, इसके कई इंटरप्रिटेशन हैं, बट ज़्यादातर जो मैंने देखे वो है शूटिंग स्टार्स के, टूटते हुए तारे के, जो कि एक्चुअली तारा नहीं होता, जो कि मीटियोराइट्स होते हैं। एक रॉक होता है, एक सेलेस्टियल रॉक होता है जो बहुत ही हाई स्पीड हाई वेलोसिटी से अर्थ की एटमॉस्फेयर में एंटर करता है और मेसोस्फेयर में बर्निंग शुरू हो जाती है। इसलिए ऐसा लगता है कि तारा टूटता आ रहा है, बिकॉज इट्स वेरी वाइट एंड प्रिसाइज। तो अल्लाह ताला ने इनको जो सबसे नीचे आसमान है उसको सजा दिया है बेसिकली इन टूटते तारों से, इन लैम्प से। एंड ये लैम्प्स जो शयातीन है उनको भगाती है, बेसिकली मारती है। अपर डायमेंशन में चीज़ें चल रही हैं, बिकॉज हमको बहुत ऑब्वियसली पता है कि जो शयातीन है, जिन जो स्पीशीज़ है, उनको दे हैव एक्सेस टू हायर डायमेंशंस। हम तो 3 डायमेंशनल क्रीचर्स हैं, हम आगे राइट लेफ्ट या ऊपर नीचे ही जा सकते हैं 3 डायमेंशंस, बट द जिन हैव एक्सेस टू हायर डायमेंशंस। उनको इजाज़त दी हुई अल्लाह ताला ने, और तभी लोएस्ट हेवन को इस चीज़ से एड ऑन किया गया है कि वो ऊपर जाके स्नीक नहीं कर पाए, सुन नहीं पाए कि क्या चल रहा है, एस्पेनाज नहीं कर पाए। अब आते हैं स्टार्स पे, जिनको अरबी में एक स्टार को अन-नज्म कहते हैं, उसका प्लूरल अन-नुजूम। इसके ऊपर एक पूरी अल्लाह ताला ने एक आयत उतारी हुई है। सेम चीज़ सन के साथ थी जो मैंने बोला था, अशम्स, एक पूरी आयत उतरी हुई है। स्टार्स की बात करें तो 2 जगह पे वर्स चैप्टर 697 और 1616 में स्टार्स को एज अ गाइड टू मैनकाइंड बताया गया है कि स्टार्स के थ्रू इंसानियत जितनी है वो ट्रैवल कर पाती है, वो गाइड कर पाती है, उनके रास्ते देख पाती है। सेलर्स जो थे, अरब सेलर्स, वो कैसे इधर अलग अलग जगह पहुंच पाए, कैसे लौट पाए, उनके पास स्टार्स थे। स्टार्स वर द बिगेस्ट इंडिकेटर्स ऑफ ट्रैवल। मैं इधर से जा रहा हूँ, आई जस्ट लुक एट द नॉर्थ स्टार और आई लुक एट अ सर्टेन कॉन्स्टेलेशन, उसके बेसिस पे आप आगे पीछे आ सकते हैं। एज आई सेड कि अल्लाह ताला ने लोएस्ट हेवन को लैम्प से अडॉर्न किया। अब उसका एक इंटरप्रिटेशन शूटिंग स्टार्स भी है, एक और इंटरप्रिटेशन है स्टार्स, नुजूम, तो जो कि सूरह असफ़ात में लिखा है वर्स नंबर 6 में कि लोएस्ट हेवन को अडॉर्न कर दिया स्टार्स से। एक और चीज़, अल्लाह ताला कुछ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कसम भी उठाते हैं कि बाय द सन, और उसमें एक आता है बाय द स्टार्स की अल्लाह ताला अपने बनाए हुए तारों की कसम खाए। और वो भी किस चीज़ पर, उनकी लोकेशंस पे। जो वर्ड यूज़ किया गया है उसका मीनिंग पोजीशन या लोकेशन है। तो इसमें कितनी ये सोचने वाली बात है। सूरह वाक़िया में अल्लाह ताला कह रहे हैं वर्स नंबर 75
बाय द लोकेशन ऑफ द स्टार्स। स्टार्स कभी भी मूव नहीं करते, हमेशा नोटिस करिएगा। वो अपनी रिलेटिव पोजीशन बदल सकते हैं स्काई के थ्रू, जैसे सनसेट के बाद से लेके सनराइज तक वो अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं। बट अगर एक कॉन्स्टलेशन की बात करूँ तो स्टार्स में डिस्टेंस जो होती है, पैरालैक्टिक डिस्टेंस जो भी हो रही है, वो चेंज नहीं होती, वो सेम रहती है। तो लोकेशन ऑफ द स्टार्स, यहाँ पे ये इंटरप्रिटेशन मेरे हिसाब से सही है और स्कॉलर्स भी ये कहते हैं। और साथ ही साथ अब आते हैं वो मेन मामले पे जो मैंने पहले बोला वीडियो में, कि सन मून इनका क्या आखिरी वक्त में क्या इनका फेट रहेगा। स्टार्स का भी है, पहले मैं स्टार्स का बता देता हूँ। कई सूरतों में अल्लाह ताला ने बात की कि क़यामत के टाइम, एंड टाइम, जब ये पूरा यूनिवर्स रैप अप कर लिया जाएगा, राइट, ये हमको पता ही है। और बिग क्रंच एक ऐसी थ्योरी है जो कहती है कि एक पॉइंट के बाद एक्सपेंशन रुक जाएगा, यूनिवर्स का एक्सपेंशन रुक जाएगा, और तब सब चीज़ें कंप्रेस होने लग जाएंगी, तब सारी चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी। टाइम इटसेल्फ विल रिवर्स, क्योंकि एंट्रोपी अब बढ़ने के बजाय ख़त्म होती जा रही है, ज़ीरो हो जाएगी एक पॉइंट पे, और एक पॉइंट पे टर्न उल्टा हो जाएगा। तो टाइम विल रिवर्स, जितनी चीज़ें वो लपेट ली जाएंगी। तो स्टार्स के मामले में ये बोला कि देन व्हेन द स्टार्स बिकम डिम, जब जो तारे हैं वो डिम हो जाएंगे, वो अपनी रोशनी लूज कर देंगे। इसका ये मीनिंग भी हो सकता है कि ओवर टाइम, ऑब्वियसली हम क्योंकि क़यामत की बात करें, जब सब ख़त्म होने की चीज़ है, तो सारे स्टार्स की हर स्टार की एक सीक्वेंशियल एक साइकिल होता है, एक स्टेलर साइकिल कहते हैं उसको, स्टेलर सीक्वेंस, कि वो सबसे छोटे स्टेट से लेकर बड़े स्टेट तक पहुंचता है, फिर वो अपने न्यूक्लियर फ्यूल बनाना बंद कर देता है, तो ग्रेविटी टेक्स ओवर एंड क्रंचेस द स्टार डाउन। अब इसके बाद या तो स्टार एक वाइट डॉफ बन सकता है, एक न्यूट्रॉन स्टार बन के, फिर एक ब्लैक होल भी बन सकता है, एक सुपरनोवा में फट के एक वाइट डॉफ बन सकता है, और उस केस में वो अपनी जो डिम जो रोशनी है वो लूज कर देता है, वो डिम हो जाएंगे। ये कुरान में अल्लाह ताला ने बोला है चैप्टर 77 वर्स 8 में। चैप्टर 81 वर्स 2 में ये भी लिखा है कि व्हेन द स्टार्स फॉल लूजिंग देयर लस्टर, लस्टर वही चमक। अगले ही चैप्टर में सेम वर्स में चैप्टर 82 वर्स 2 में भी लिखा है कि व्हेन द स्टार्स आर स्कैटर्ड, स्कैटर्ड मतलब बिखर जाएंगे। तो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि अल्लाह ताला कसम उठा रहे थे लोकेशंस ऑफ द स्टार्स की, क्योंकि ये फ्यूचर की बात है। साथ ही साथ अल्लाह के निज़ाम में वो जो चाह रहे हैं वो होगा, और स्टार्स सारे स्कैटर हो जाएंगे। तो जो कॉन्स्टलेशंस में प्रिसाइज लेंथ्स है, जो प्रिसाइज रेशियोज हैं, एक स्टार के दूसरे स्टार से, दूसरे के तीसरे से, जो प्रिसाइज रेशियो है वो चेंज होगा, स्कैटर हो जाएंगे। अब मैं अगर सन और मून की बात करूँ तो सन और मून भी लपेट लिए जाएंगे। अभी लपेटना वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंस है। ये लपेटना वर्ड रैप्ड अप क्यों यूज़ कर रहे हैं अल्लाह ताला? ये क्यों नहीं हो रहा है कि वो ख़त्म हो जाएंगे, या ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि वो मर्ज हो जाएंगे? अल्लाह ताला कह रहे हैं वो रैप अप हो जाएंगे, जैसे एक कारपेट रैप अप होता है। इसका मैं वीडियो होपफुली इंशाल्लाह एक फ्यूचर वीडियो में बनाऊंगा। अब आते हैं हम एक बहुत ही बड़े स्टार पे जो कि सीरियस है। सीरियस इज अ स्टार इन द कैनिस मेजोरिस कॉन्स्टलेशन, जो कि एक्चुअली दो तारे हैं, बट क्योंकि एक तारा इतना बड़ा है, दूसरा थोड़ा सा छोटा है, कि वो उनकी सेम लाइट मिलके एक बड़ा सा एक सिंगल स्टार लगता है। इनको कुरान शरीफ में बाय नेम मेंशन किया गया है सीरियस को। सूरह नज्म में वर्स 49 में अशिरा, ये शिरा जो वर्ड है ये सीरियस के लिए मेंशन किया गया है। इसको अरबी में कई नाम से भी जानते हैं, मिर्जाम अल जौजा, अल कल्ब अल अकबर, अल कल्ब अल जब्बार, अशिरा अल अबूर, काफ़ी सारे नाम है। मतलब इसका कल्चरल प्रोमिनेंस काफ़ी रहा है। और साथ ही एंशिएंट इजिप्ट में वर्शिप भी किया जाता था। वो ये एंशिएंट इजिप्शियंस ये बिलीव करते थे कि हर साल जो नाइल फ्लड होती थी, फ्लड मतलब बाढ़, उनकी फील्ड्स पूरी पानी से भर जाती थी और काफ़ी यील्ड पैदावार बहुत होता था, तो काफ़ी प्लांट्स उगते थे, उनको बहुत फ़ायदा होता था। तो उन्होंने ये चीज़ एट्रीब्यूट की हुई थी सीरियस को, कि सीरियस आता था तो उस रीज़न की वजह से उनकी ये गुड लक आती थी। सिमिलरली जो अरब पेगन्स थे, जो बुत परस्त थे अरब कल्चर के, तो अशेरा का इन्होंने बोला था कि जो भी ह्यूमन डेस्टिनी है, जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में, उसका इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं सीरियस के थ्रू था, विच इज़ एब्सोल्युटली एस्ट्रोलॉजी, जो कि एक स्यूडो साइंस है, जो रियल साइंस नहीं है। सो सीरियस का एक ही मेंशन है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू पल्सार्स। ओके, ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। सूरह तारिक इज़ द 86 चैप्टर, और शुरू की 3 वर्सेस में ही आ जाता है द स्टार अत-तारिक, राइट, जिसका ट्रांसलेशन है द नाइट कमर। वमा अदराका मत तारिक, एंड व्हाट इज द नाइट कमर? अन-नज्मुस साकिब, मतलब इट इज द पियर्सिंग स्टार, अ स्टार ऑफ पियर्सिंग ब्राइटनेस। इसके 2 इंटरप्रिटेशन है। पहला है कि ये एक्चुअली जो बात हो रही है, क्योंकि तारका, ये जो 3 रूट लिटरल्स हैं जिससे वर्ड तारिक आ रहा है, तारका जब साथ में आते हैं तो इसमें इसका मीनिंग तारिक हो जाता है कि जो रात में आता है, नाइट कमर। और ऐसे मतलब इसमें ऐसे स्टार की बात हो रही है जो रात में ही आता है। और मुझे इस इंटरप्रिटेशन में थोड़ी गड़बड़ ये लगी कि जितने स्टार्स हैं वो दिखते तो रात में ही हैं,
दोपहर में दिख ही नहीं सकते, तो नाइट कमर इस हिसाब से सारे स्टार्स हुए। इसका एक और इंटरप्रिटेशन है कि वो एक्चुअली जो वर्ड तारका है वो नाइट कमर के बजाय एक और मीनिंग हो सकता है जिसका मतलब है नॉकिंग, जो खटखटाता है, क्योंकि नाइट कमर रात में जो आ रहा है। तो दूसरा जो वर्ड है वो है नॉकिंग स्टार, खटखटाने वाला तारा। अब ये बड़ा अजीब इंटरप्रिटेशन इसलिए लग सकता है क्योंकि ऐसा कौन सा स्टार है जो खटखटा सकता है, एक्चुअली ये कैसा है। तो नासा का एक वीडियो है जिसकी होपफुली मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिसमें उन्होंने बात की है पल्सर्स की। सो पल्सर्स बेसिकली बहुत स्ट्रॉन्ग सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं, जो कि बहुत ही तेज, मतलब माइंड ब्लोइंग स्पीड्स पे, वेलोसिटीज पे रोटेट कर रहे होते हैं। और इस रोटेशन में वो अपना स्पिन, जो उनका मोमेंट, जो उनका एक्सिस रहता है, वो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो बदलता रहता है बार बार। इस रीज़न की वजह से वो कुछ ऐसी लाइट के कोन्स फेंकते हैं। वो ऑब्वियसली रेडिएशन है, क्योंकि न्यूट्रॉन स्टार्स बहुत तेज स्पिन हो रहे हैं, और बहुत तेज स्पिन में उनके आसपास जो भी फोटॉन्स हैं, या जो भी फोटॉन्स ही हुए एग्जैक्टली, जो एनर्जी हुई, उनके एंगुलर मोमेंटम की वजह से एक ऐसा टावर्स के थ्रू बन जाती है। ऐसा लगता है कि लाइट हाउस है। लाइट हाउस में कैसे है, वो बार बार घूमते, लाइट से वापस आती है, फिर घूम के वापस आती है। वैसे ही नॉकिंग स्टार्स जो पल्सर्स हैं, उनका भी कॉन्सेप्ट सेम है कि वो जब हम उनको ऑब्जर्व करते हैं टेलीस्कोप के थ्रू, तो ऐसा लगता है कि वो नॉक कर रहे हैं, मतलब ऐसा ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। हेंस द वर्ड तौरिक, जो रात में आके खटखटाता है। तो ये जो नॉकिंग का कॉन्सेप्ट है, और ये इंटरप्रिटेशन अगर कुरान से लिया जाए तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू द वन पियर्सिंग ब्राइटनेस वाला, क्योंकि सारे तारे रात में ही आते हैं। एंड आई नाउ एंड माई वीडियो विद वन लास्ट सेलेस्टियल बॉडी जो मेरे दिल के सबसे करीब है। द रीज़न आई गॉट इन टू अंडरस्टैंडिंग एडवांस फिजिक्स, और मैंने क्यों आगे मेरी स्टडी कंटिन्यू की, उसका रीज़न ये था ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स आर वन ऑफ द मोस्ट फिनोमिनल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स इन द नाइट स्काई, और मैं नाइट स्काई बोलना भी नहीं चाहिए, यूनिवर्स में, क्योंकि हम उनको देख ही नहीं सकते हैं। क्या होता है, एज आई टोल्ड यू, कि एक स्टार के सीक्वेंस में एक ऐसा मोमेंट आता है जब ग्रेविटी टेक्स ओवर। अब वहाँ पे स्टार के मास पे डिपेंड करता है कि या तो वो आगे जाके एक वाइट स्टार, डॉर्फ स्टार बनेगा, या फिर वो एक न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, या फिर ग्रेविटी इतना ज़्यादा टेक ओवर कर लेगी और इतना सारा मास ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड है, वो एक पॉइंट पे आके हो जाएगा कि एक ब्लैक होल क्रिएट हो जाएगा। ब्लैक होल का जो सबसे जो मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट कुरान में मिला है, वो मिला सूरतुल कहफ में, जहाँ पे वर्स नंबर 86 में और थोड़ा उसके पहले बात हो रही है जुल्करनैन की, जो बहुत बड़े, मतलब अल्लाह ताला ने उनको बहुत चीज़ें नवाजी थी, और एक आर्ग्यूमेंट के हिसाब से वो स्पेस ट्रैवलर भी थे। अब इसमें इसको और जानने के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप साहिल अदीम के जाके लेक्चर्स देखें, उनके व्यूज़ देखें, उन्होंने इस पर ज़्यादा रिसर्च की हुई है। बट मैं हैरान था जब मैंने साहिल अदीम का वीडियो देखा, और मुझे ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट एक्चुअली एक ओरिजिनल जगह से मिला। एक टर्किश स्कॉलर, एक टर्किश सोर्स है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ आर्टिकल, जाके देखें, उसमें जुल्करनैन की स्पेस ट्रैवल की बात की गई है। वहीं से आई थिंक वहीं से साहिल अदीम ने वो अपना कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट किया है कि सूरल कैफ में जुल्करनैन कम्स अक्रॉस अ प्लेस, एक बेसिकली एक ऐसी जगह पे आते हैं जहाँ पे सूरज जो है वो सेट होता है, सेटिंग ऑफ द सन डिस्क्राइब्ड है। और उनको एक ऐसा, मैं सिर्फ अभी उलेमा की इंटरप्रिटेशन के हिसाब से बता रहा हूँ, जो उलेमा को एस्ट्रोनॉमी की, कॉस्मोलॉजी की नॉलेज नहीं है, उन लोग के हिसाब से, ट्रांसलेशन के हिसाब से, वो एक ऐसी जगह पे आते हैं जहाँ पे एक काला सा झील है, एक ब्लैक लेक टाइप जगह है, स्प्रिंग ऑफ वाटर है, सेटिंग ऑफ द सन की प्लेस पे, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पे सूरज ढलता है। अब इसमें, इस इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम मुझे ये लगती है कि सूरज हर जगह ढलता है, हर जगह, ऐसी कोई जगह ही नहीं है एक्सेप्ट नॉर्वे या जो डेनमार्क जैसे कंट्रीज हैं जहाँ पे एक्चुअली सन कभी सेट होता ही नहीं है। दूसरी चीज़ मुझे ये लगी कि जो जुल्करनैन की जहाज जैसे भी जिक्र किया गया है, जो याजूज माजूज का कॉन्सेप्ट है, जो आगे भी बताया जाता है कि वो उनके जो जितनी भी हदीस की डिस्क्रिप्शंस हैं, वो इंसान तो नहीं है, ये तो कन्फर्म है। अब अगर इंसान नहीं है, ना जिन है, तो फिर क्या है? फॉर एग्जाम्पल, एक हदीस से कहता है कि एक जन्नती के बराबर 999 याजूज माजूज होंगे। तो आप ऐसी मुझे जगह बता दें जहाँ पे एक ऐसा बैरियर बना हुआ है जो जुल्करनैन ने बनाया हो, ऐसा बैरियर टाइप बना है जिसमें अगर एक जन्नती है उसके बजाय 900,000 याजूज माजूज है। अगर 1000 जन्नती हुए तो 1000 इंटू 1000 कितना हुआ? 10 लाख याजूज माजूज, वो भी इतनी कन्फाइंड प्लेस पे हो ही नहीं सकता है। थोड़ा लॉजिक के बाहर जा रहा है, रैशनैलिटी यहाँ पे बेच खाई। देन व्हाट इज दिस ब्लैक स्प्रिंग ऑफ वाटर दैट अल्लाह ताला इज टॉकिंग अबाउट? मान लेते हैं कि जुल्करनैन एक्चुअली एक स्पेस ट्रैवलर थे। वो कैसे, उनके पास कैसी टेक्नोलॉजी थी, इसका तस्करा ज़्यादा आप सुमेरियन टैबलेट्स में देख सकते हैं। अब आते हैं आइनिन हमिया के कॉन्सेप्ट पे, जो कि सूरल कैफ के उसी वर्स में 86 में बताया गया है कि एक ब्लैक स्प्रिंग ऑफ वाटर है। ये एक्चुअली ब्लैक होल हो सकता है। और यहाँ पे अगर बात करें सेटिंग प्लेस ऑफ द सन, तो यहाँ पे एक चीज़ होती है, सोलर एपेक्स, एक कॉन्सेप्ट है मिल्की वे गैलेक्सी का, कि मिल्की वे गैलेक्सी की अगर पिक्चर देखेंगे तो उसमें एक पॉइंट है जहाँ पे सन की लोकेशन है।
हम अगर एक टाइम स्केल पे देखें कि कहाँ सन की शुरुआत कहाँ से हुई होगी बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, एंड कहाँ सन का एंड होगा, अगर हम मान के चलें कि वो अपना न्यूक्लियर फ्यूल एग्जॉस्ट कर देगा या धीरे धीरे इट विल बिकम टर्न इनटू इट्स लास्ट स्टेजेस, तो तब वो कौन सी लोकेशन पे होगा। अगर हम उस लोकेशन पे देखें जो कि एक्चुअली मिल्की वे के सेंटर ऑफ द ब्लैक, जो मिल्की वे के सेंटर पे जो ब्लैक होल है सैजिटेरियस ए स्टार, वहाँ पे है सेटिंग की प्लेस। अगर हम एस्ट्रोनॉमी अगर कैलकुलेशंस की बात करें, यहाँ पे बहुत ही जायज़ आर्ग्यूमेंट लग रहा है कि वो ऐसी जगह पहुंचे जहाँ पे सन की सेटिंग प्लेस है। सेटिंग यानी कि वो वहाँ पे ख़त्म हो रहा है जाके। अगर एक टाइम स्केल पे देखें तो ये आर्ग्यूमेंट मुझे काफ़ी प्रो ब्लैक होल लगता है। एंड अब आते हैं जो मैं अल अर्थ की बात कर रहा था। अल अर्थ सिर्फ अर्थ का इंटरप्रिटेशन ज़रूरी नहीं है ये हो, क्योंकि यहाँ पे याजूज माजूज की बात करूँ तो लिखा है कि याजूज व माजूज मुफसिदून फिल अर्द, यानी कि जो याजूज और माजूज ये जो दो स्पीशीज़ हैं, दो ट्राइब्स मान लें आप, ये अर्थ पे, मतलब अभी हम हमारी अर्थ की बात नहीं करें बट ज़मीन पे जो ग्राउंड, मतलब अब उस लोकेशन की बात करें, वो ज़मीन पे फसाद फैला रहे हैं। तो अब अगर ये अर्थ पे नहीं है हमारे आर्ग्यूमेंट के हिसाब से, अगर ये लेट्स से कोई प्लैनेट था जहाँ पे जुल्करनैन पहुँचे और उन्होंने वहाँ पे वो बैरियर क्रिएट किया, तो उसमें अगर हम ये मान के चले तो ये प्लैनेट को यहाँ पे अल अर्द कहा जा रहा है, अर्थ भी नहीं सिर्फ अल अर्द। तो कॉन्सेप्ट ये उठता है, अब अगर हम नॉर्मल उलेमा की बात करें तो वो तो अर्थ ही कहेंगे, बट फिर उनको ये हदीस समझाना पड़ेगा कि इतने बड़े तादाद में याजूज माजूज होंगे और वो ऊपर से आएंगे, ये भी समझाना पड़ेगा उनको। तो इसमें अगर हम हमारा आर्ग्यूमेंट समझे तो ये जो प्लैनेट की बात हो रही है उसको भी अर्थ बोला जा रहा है। एक कॉन्सेप्ट से ऐसा भी समझ सकते हैं कि अर्थ, अगर हम एक एलिमेंटल क्वांटिटी की बात, एक एलिमेंटल कॉन्सेप्ट की ही बात कर ले कि सॉइल या मिट्टी या जो लिथोस्फीयर डिफाइन करता है रॉक, तो इस हिसाब से तो कई सारे अर्थ हैं, मतलब हम उसको एक एज अ प्लूरल में भी लिया जा सकता है। सो आई एम गोना एंड माय वीडियो राइट हियर, एंड इफ यू लाइक माय कंटेंट प्लीज सब्सक्राइब। आई वुड रियली अप्रिशिएट योर फीडबैक, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च कर पाऊँ इंशाल्लाह, एंड जो टॉपिक्स बहुत ही ऑर्थोडॉक्स करके रखे हैं, जो चीज़ें हमें होल्ड बैक कर रही गोल्डन एज तक पहुँचने के लिए, होपफुली मैं इन टॉपिक्स पे बात कर पाऊँ, बहस कर पाऊँ। एंड वल्लाहु आलम, अगर मेरे से कुछ गलती हुई है मैं अल्लाह ताला से माफ़ी चाहता हूँ, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा। एंड इफ़ यू थिंक आई हैव मिस्ड सम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट इन द कुरान, इफ़ यू नो समथिंग एल्स, इफ़ यू वांट टू शेयर एनीथिंग, इवन अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आई हैव द मेल thesapientbeliever@gmail.com, वहाँ पे यू कैन कॉन्टैक्ट मी, वी कैन टॉक, and anything you want to ask you can ask in the comments, and thanks for watching the video. Jazakallah khair.